कि आप अंड-बंड कुछ भी बोलेंगे और जब आपको कोई बोल देगा तो आप कहेंगे नहीं तो मैं तो महिला हूँ इसीलिए मुझे दबाया जा रहा है। चंपाट लौंडा। तो नमस्कार, मेरा नाम है सचिन और आज हमारी टीम के साथ मौजूद हैं भाजपा की वरिष्ठ नेता माननीय अर्चना शुक्ला जी। तो मैम, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। राजनीति की ओर आपका रुझान कैसे बढ़ गया? दरअसल बचपन से ही सेवा की ओर जो है मेरा रुझान रहता था, क्योंकि समाज में जब हम निकलते थे शुरू से ही जैसे पढ़ाई लिखाई के दौरान और जो चीज़ें हमने महसूस किया या जब थोड़ा मैच्योर हुए और सामाजिक जीवन में आना जाना हुआ, तो फिर पढ़ाई लिखाई के दौरान जब हम लोग नौकरी चाकरी की ओर थोड़ा व्यस्तता बढ़ी, तो सामाजिक जीवन में बहुत सारी चीज़ों को देखा। जिस हिसाब से भ्रष्टाचार फैला हुआ था, जैसे महिलाओं को लेकर भी बहुत सारी समस्याएं होती थीं और घर से लेकर कहा जाए तो हर जगह पे, हर क्षेत्र में तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था, बहुत संघर्ष रहता था। तो इसी सब को देखते हुए बस ऐसे ही संघर्ष से ही शिक्षा लाइन से मैं जुड़ी रही हूँ। हमारे ससुर जी भी हिंदी के प्रोफ़ेसर थे, यहीं सीएमपी डिग्री कॉलेज में। मेरे हस्बैंड भी एसोसिएट प्रोफ़ेसर कॉमर्स हैं। तो मैं भी सामाजिक जीवन से जुड़े रहने के नाते जो मैंने शिक्षा जगत में व्याप्त भ्रष्टाचार को देखा पूर्ववर्ती सरकारों में, तो कहीं न कहीं वो चीज़ें भी मेरे को इस राजनीतिक जीवन की ओर ले आईं। क्योंकि जब एक अच्छी सरकार रहती है तभी हम एक अच्छे राष्ट्र की कल्पना कर सकते हैं। आपने अब तक कितने पदों का भार संभाला है? पद तो मुझे भी नहीं याद है कि मैंने कितने सारे निभाए हैं अब तक में, लेकिन फिर भी जो कुछ महत्वपूर्ण जो दायित्व रहे हैं वो मुझे याद है। जैसे मेरी शुरुआत राष्ट्रीय सेविका समिति के द्वारा हुई, तो उसमें मैं लगातार जुड़ी रही, जाना आना, सामाजिक सेवाओं में रुचि लेना। एज अ सामाजिक संगठन, बहुत सारे सामाजिक संगठन जो एनजीओस काम करते हैं, उन एनजीओ से भी मुझे बहुत सारे नाम नहीं याद हैं, लेकिन मुझे लगता है कि लगभग मैं 50 एनजीओ से जुड़ी रही क्या बात और है। मैंने लगातार जो है चौराहे-चौराहे और सभी जगहों पे कार्य किया। उसने भी बहुत कुछ मुझे सीखने का अवसर प्रदान किया। अपने संगठन की अगर मैं बात करती हूँ तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से मैं जुड़ी रही। स्वदेशी जागरण मंच के मैंने जिन दायित्वों को निर्वहन किया, उसमें मैं सबसे पहले मेरा पत्रिका प्रमुख के रूप में हुआ। क्या बात है। फिर उसके बाद मैं विचार मंडल प्रमुख रही। फिर मैं महिला प्रमुख के रूप में महानगर में रही। फिर मैं विभाग महिला प्रमुख के रूप में मैंने कार्य किया। विभाग में हमारे 4-5 ज़िले आ जाते हैं, उस पे कार्य किया। लेकिन जो व्याप्त भ्रष्टाचार और सरकारों का मैं देखती थी और जो संघर्ष मेरा एक उधर चल रहा था प्रोफ़ेशनली भी, तो मैंने एक शिक्षा का प्राइमरी का मैटर था, उसको लेके मैंने यूपी एसोसिएशन की ओर से नेतृत्व किया। और पूर्ववर्ती सरकार जो अखिलेश सरकार थी समाजवादी पार्टी की, तो उसमें भी मैंने काफ़ी आंदोलन वगैरह और वहाँ पर धरना प्रदर्शन लखनऊ में करना। और अखिलेश के प्रथम जो इनका दरबार लगा हुआ था, अखिलेश दरबार जो कहते हैं, तो उसमें भी मैं वहाँ पर अपने आंदोलन करते हुए और बैरियर डालकर मैं उनके पास पहुंची थी, जबकि जाने के लिए अलाउ नहीं किया गया था। तो वो सारी चीज़ें जो संघर्ष मेरे को नेतृत्व इसकी ओर, राजनीति की ओर उसने मुझे विमुख किया। और फिर आपके सामने हूँ। और अभी इसके पूर्व में काशी क्षेत्र मंत्री के रूप में राजनीतिक भी कैरियर मेरा 2012 से रहा। लगातार मैं भाजपा के मूल कार्यकर्ता के रूप में मैं कार्य करती रही। काशी क्षेत्र मंत्री के रूप में मुझे एक बड़ा सम्मानित दायित्व मिला और अभी काशी क्षेत्र उपाध्यक्ष के रूप में आप सबके बीच में हूँ। बिल्कुल। आप सबका स्नेह आशीर्वाद मिल रहा है, तो बस मातृशक्तियों के लिए करने का अवसर मिल रहा है और हम आधी आबादी हैं। हम भी राजनीति के
इस क्षेत्र में अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। हमारा एक वोट कितना कीमती होता है ये हम सबको समझने की आवश्यकता है, क्योंकि एक स्त्री केवल एक घर नहीं संभालती है, केवल वो अपने बच्चों और पति को नहीं संभालती है, वो पूरे 2 परिवारों के साथ साथ मायका होता है, ससुराल होता है, समाज होता है, वो पूरे राष्ट्र के निर्माण की उत्तरदायी होती है। जी बिल्कुल। क्योंकि एक बच्चा जो होता है, जो पुरुष भी होता है, वो चाहे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री कुछ भी बनता है, उसको पैदा करने वाली एक स्त्री होती बिल्कुल। है, वो जननी होती है। तो उसको बनाने वाला कौन है, उसको जन्म देने वाला कौन है, ये महत्वपूर्ण होता है। बिल्कुल। तो बस ये सारे भाव ही मुझे राजनीति की ओर लेके आए। घर के काम, फिर राजनीतिक क्षेत्र और पढ़ाई लिखाई से भी आप जुड़ी हुई, तो ये सारा कुछ कैसे मैनेज कर पाती हैं आप? सचिन जी, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है, और एक स्त्री के लिए ये सच में बहुत ही ज़्यादा संकट में हो जाता है। जी। जब भी मैं किसी को, महिला को या किसी बहन को कहती हूँ कि आप जो है इस क्षेत्र में आइए, हमसे जुड़िए, कार्य करिए, तो वो नहीं कर पाती। वो उसका जवाब होता है कि नहीं दीदी, समय नहीं मिलेगा, घर नहीं है, सब जी कर पाएंगे, बिल्कुल। ये वो। लेकिन हमारे अंदर एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है स्त्रियों में, मल्टीटास्किंग। जी। वो मल्टीटास्किंग होती हैं। वो एक ही समय में आप देखेंगे कि कार्य करने के दौरान वो फ़ोन पे बात भी करती रहती हैं, उधर कपड़े भी धुलते रहते हैं, उधर झाड़ू पोछा भी होता रहता है, उधर खाना भी बनता रहता है, उधर वो जो है अपना मायका ससुराल वाली जी चीज़ें, बिल्कुल। और साथ में आप देखेंगे कि आज आज आप देखिए स्त्री कहाँ नहीं है बिल्कुल। हमारी। कि कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे महिलाएं नहीं पहुँची हैं, जी जहाँ पे बिल्कुल। नारी शक्ति ने अपना वर्चस्व नहीं दिखाया है। कहीं ना कहीं उनका भी परिवार होता है, उनके भी बच्चे होते हैं, ज़रूरत है हमें टाइम मैनेजमेंट करने की। तो मैम, राजनीति में आने से पहले या आने के बाद आप इतना लंबा समय तक बोलने का प्रैक्टिस कर चुकी है? एक शिक्षक होने के नाते और शिक्षक बैकग्राउंड होने के नाते हम लोग बच्चों को पढ़ाते आए हैं। जी। ठीक है, तो बच्चे को कैसे रियाज पढ़ाना है, कैसे पहले से। मोटिवेट करना है, जी। ये मालूम है। घर वालों का कैसा सपोर्ट रहा राजनीति में आने पे? मेरे ससुर जी का मुझे बहुत सपोर्ट रहता था, जी। और वो चाहते थे कि मैं प्रोफेसर बनूं और मैं लेक्चरर बनूं। मेरे हस्बैंड मतलब वो पिताजी के हाँ में रहते थे, और इसीलिए वो सपोर्ट करते हैं। लेकिन वो राय भी में देते, मुझे सलाह भी देते हैं। लेकिन बहुत जैसे कहते हैं ना एक्स्ट्रावर्ट्स, जैसे बहुत आउटर जी। उनका वो नहीं रहता है कि इंट्रोवर्ट्स, अंतर्मुखी होना। जी। एक बहिर्मुखी होता है, एक अंतर्मुखी होता है। तो वो अंतर्मुखी हैं। नाप तौल के बोलना, जैसे मैं तो राजनीतिक होने के नाते ठीक है बोलती चली जाऊंगी, अभी योजनाओं पे बोलती चली जाऊंगी, जी। क्योंकि कार्य कर रही हूँ तो अनुभव है। जी बिल्कुल। लेकिन आपकी भी एक टाइम लिमिट है। फिर भी मैंने आपका समय ज़्यादा ही मुझे लगता नहीं है नहीं, लिया। ऐसा कुछ नहीं है मैम। अभी तो हम लोग बहुत सारी बातें करने वाले हैं। आपको क्या लगता है कि आने वाले चुनाव के बाद क्या स्थिति होने वाली है? आने वाले चुनाव के बाद स्थिति और भी अच्छी होने वाली है। जिस हिसाब से आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विभिन्न संघर्षों को देखते हुए भी और बहुत सारे कार्य किए हैं। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई भी वर्ग, ऐसा कोई भी क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी से अछूता रह गया है। जो लड़कियां अभी फेमिनिज्म जैसी चीज़ों को उठाती हैं या उन्हें फ्रीडम चाहिए, लेकिन फ्रीडम के नाम पे गलत चीज़ों का भी वो मतलब एक फ्रीडम चाहती हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं नई पीढ़ी को ये कहना चाहूँगी कि आगे बढ़े, अच्छी बात है, लेकिन स्वतंत्रता और स्वच्छंदता जी। दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। उन दोनों के डिफरेंस को हमें समझना होगा। स्वतंत्रता हर किसी को चाहिए और जी। होती है स्वतंत्रता। भारत, हम स्वतंत्र देश में रह रहे हैं, हमें बोलने का, करने का, घूमने का, कार्य करने का स्वतंत्र हैं हम। लेकिन स्वच्छंदता नहीं होनी चाहिए। स्वच्छंदता मतलब आप समझ रहे होंगे कि हम कुछ भी पहने नहीं, समाज के अनुरूप जी चलना, बिल्कुल। परिवार के अनुरूप चलना, अपने राष्ट्र के अनुरूप चलना। हम किसी को बोल रहे हैं सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, सत्य बोलिए, लेकिन ऐसा सत्य भी मत बोलिए जो किसी का दिल दुखाता है ना। अहिंसा परमो धर्मा, धर्म हिंसा तथैव च। अहिंसा परमो धर्म, परम धर्म है, लेकिन अगर धर्म की बात आती है तो हमें हिंसा का भी सहारा लेना पड़ेगा। जी। तो अपनी संस्कृति को देखते हुए
अपनी धर्म को देखते हुए, अपने सनातन को देखते हुए, अपने राष्ट्र को देखते हुए, अपने समाज को देखते हुए, अपने परिवार को देखते हुए हमें वैसा आचरण करना चाहिए। अगर जो आपने फेमिनिज्म की बात किया, तो जो भी स्त्रीवाद के, वो तो देखिए एक राजनीतिक दृष्टिकोण अलग होता है कि उनको फेमिनिज्म के नाम पे कुछ भी करना है ना। वो अलग चीज़ है कि आप अंड बंड कुछ भी बोलेंगे, और जब आपको कोई बोल देगा तो आप कहेंगे नहीं तो मैं तो महिला हूँ इसीलिए मुझे दबाया जा रहा है। जी तो वो तो स्वच्छंदता फिर हो गई ना, फिर आप जो है उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। मैम, आप उसी ऐसा क्या कर देती हैं जिससे लोग ये कहते हैं कि आप महिलाओं की नेता हैं? मेरे लिए जी। नहीं, मैं नेता नहीं, मैं एक छोटी सी कार्यकर्ता हूँ। बट फिर भी तो मैं मैम, ये कह ये रही हूँ। टैग लोग बोलते हैं कि महिलाओं के लिए आप बहुत ही सपोर्टिव रहती हैं, सब कुछ, ये सारी चीज़ें तो हैं, तो सिर्फ आप महिलाओं की ही मदद करती हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मैं सभी की मदद करती हूँ, लेकिन हाँ, स्पेशली नारी शक्ति पे मेरा फोकस रहता है। मिशन शक्ति, नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन। मैम, क्या ऐसा तो पुरुषों के लिए कभी नहीं बनने वाला? नहीं, देखिए मैं आपको बताऊँ, मैं क्योंकि मैं एक योग शिक्षिका भी हूँ, तो योग के क्षेत्र में जो मैंने कार्य किया, तो मैं लोहा पार्क में बैठ के, यही पार्क में मैंने 2 साल, अनवर 2 साल तक कंटिन्यूअस उसी पानी की टंकी के नीचे मैं खुद ही संयोजिका रहती थी, खुद ही प्रशिक्षिका रहती थी, खुद ही जो है दरी बिछाती थी, और खुद ही लोगों को बुला के, और 100-100 महिलाओं की फ़ौज आती थी। जबकि उसमें पुरुष भी आते थे, कई बार पुरुष भी आते थे, जी लेकिन और पुरुषों के बीच में भी मैंने महिलाओं के क्षेत्र पे विशेष फोकस मेरा रहता है। क्योंकि देखिए, कारण उसका है, कारण ये है कि एक स्त्री पूरे परिवार की धुरी होती है। जी एक स्त्री 2 परिवारों को संभालती है, जी मायका भी होता है, ससुराल भी होता है। स्त्री जब तक स्वस्थ खुद नहीं रहेगी, तब तक वो अपने पति को कैसे स्वस्थ रखेगी, कैसे बच्चे को रखेगी, कैसे सास ससुर को रखेगी, कैसे समाज में कार्य करेगी। तो उसे खुद के लिए, जैसे हमारे यहाँ तो ये था कि भाई ठीक है, वो संस्कार थे कि सब लोग खा लें तो फिर स्त्री खाएगी। जी सब लोग जो है फिर वो बचा कुचा उसके लिए बचा नहीं बचा। और उसको आप देखेंगे कि इस समय सबसे ज़्यादा अगर भारत में जो बीमारी है वो है एनीमिक होने की, जी एनीमिया, खून की कमी। और खून की कमी किस में होती है? एक स्त्री में होती है, ठीक है। क्योंकि वो मेंसेस के दौरान भी उसको दिक्कत होती है, बच्चा बेबी बर्थ करती है तो उस समय भी उसके अंदर एनीमिया की दिक्कत होती है। जी अगर ठीक से उसका खान पान नहीं होता है, उसको ठीक से प्रोटीन विटामिन और सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो जाहिर सी बात है कि वह कमज़ोर होगी, और वो फिर परिवार और सारी चीज़ें सब जी डिस्टर्ब हो जाती हैं। मैम, मतलब कि आपकी फिटनेस का राज जो है वो योगा से जुड़ा हुआ है, और आपने जिस तरीके से योग के बारे में बताया कि अब मुझे भी वर्कआउट करना पड़ेगा। मैम, जो यूथ आपको फॉलो करते हैं जी, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यूथ को यही मैसेज देना बताऊंगी। हालांकि सभी अपने भाई हैं, अपने बच्चे हैं, अपनी बहनें हैं। मैं उनको बस यही कहूँगी कि राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें, एक अच्छी सरकार, एक सशक्त सरकार को लेकर आएं, ताकि हम समाज में अच्छे वातावरण का निर्माण कर सकें, व्याप्त जो भ्रष्टाचार है उसको हम दूर कर सकें, और जो राष्ट्र के लिए जितने भी कार्य हैं सभी को, कोई भी वर्ग हमसे अछूता ना रहे, और एक स्मार्ट सिटी हो, और अपनी सनातन संस्कृति सारी चीज़ों को, जिस पर जो है भारतीय जनता पार्टी लगातार कार्य कर रही है, वो सारे लोगों को जोड़ने का कार्य कर रही है, सबको मौका देने का कार्य कर रही है। आने वाला भविष्य यूथ के लिए बहुत ही उज्जवल है। और अभी आपने देखा होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक डिजिटल यूनिवर्सिटी का उन्होंने उद्घाटन किया है, और उसके माध्यम से आप डिजिटलीकरण यानी वर्चुअली आपकी सारी चीज़ें वो मान्य हैं, और उसके माध्यम से आप क्लासेस करिए, डिग्री लीजिए, सारी चीज़ें करिए। तो घर बैठे अगर आपको इतनी सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, योजनाएं हैं, आप एक क्लिक पे करोड़ों रुपए ट्रांसफ़र हो जाते हैं। एक क्लिक से हम देश दुनिया में कहीं भी जुड़ जाते हैं। आज कहीं भी नेटवर्क की दिक्कत नहीं होती है, आज कहीं भी आप वर्चुअल भी आप सारी चीज़ों को ले सकते हैं। ऑनलाइन सारी ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता की रखी जा रही है। तो मुझे लगता है कि मैं यूथ को यही बोलूँगी कि वह एक सशक्त सरकार को बनाने में अपना योगदान दें। मैं सभी अपने बहनों से, अपने भाइयों से
और सभी से मैं निवेदन करना चाहूँगी कि आप हमारे सचिन भाई के क्या नाम बताया? झंपाट लौंडा। अच्छा, तो आप उनके यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, देखें और इनसे जुड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अमूल्य समय प्रदान करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी हम मिलेंगे किसी अगली शख्सियत के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।